नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीआर पंकज पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज से हम पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास, अर्थात भारत में जो संविधान है इसका विकास कब से हुआ है, किन किन कारणों से संविधान का विकास करना पड़ा, संविधान बनाना पड़ा और क्यों इसका इतना ज्यादा महत्व रहा। तो चलिए देखते हैं। बात अगर संविधान की जाए तो संविधान अर्थात किसी भी देश के नियम कानून को चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है, उसको हम संविधान बोल देते हैं। ठीक है, कुछ देशों में लिखित संविधान होता है उनके नियम कानून को चलाने के लिए, कुछ देशों में अलिखित कानून होता, अलिखित संविधान होता। अलिखित संविधान के तात्पर्य कतई ये नहीं होता कि लिखा नहीं होता, बशर्ते जैसे हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, उसकी एक पूरी पुस्तक है, ठीक है, एक पूरा दस्तावेज है। लेकिन अलिखित संविधान जिन देशों में होता है वहां पर अलग अलग दस्तावेजों में संविधान लिखा होता है, सिर्फ इतना ही अंतर है। ये भ्रम बिल्कुल आप अपने दिमाग से हटा दें कि लिखित संविधान ही केवल लिखित रूप में होता है, एक दस्तावेज के रूप में होता है, नहीं। अलिखित संविधान का अपना दस्तावेज, लेकिन उनके अलग अलग दस्तावेजेस होते हैं। बल्कि यहाँ पर जो लिखित संविधान होता है इसका एक ही दस्तावेज होता है, उसमें सारे उस देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून की जरूरत होती है उसमें सारे संकलित किए जाते हैं। तो ये रहा संविधान। संविधान की एक्चुअली में जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में अगर बात की जाए तो 1600 की बात है। 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए लाइसेंस लेकर आए, लेकिन यहाँ पर उनका व्यापार अनवरत चलता रहा और जैसे जैसे कंपनी को फायदा होता रहा वैसे वैसे व्यापार और बढ़ता रहा। लेकिन कंपनी 1757 प्लासी युद्ध और 1764 में बक्सर युद्ध जीतने के बाद, जहां कंपनी अभी तक सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक लाभ ले रही थी, अब उसे दीवानी अधिकार भी मिल गया है। व्यापारिक अधिकार के साथ साथ 1764 में बक्सर युद्ध जीतने के बाद 1765 में दो प्रमुख संधियां होती हैं। एक 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि और 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है। और ये दोनों ही संधियां रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में होती हैं। प्रथम संधि जहां पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती, वहीं पर दूसरी संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव की होती है। फिर अब कंपनी, देखिए, कंपनी को अब व्यापार के साथ साथ दीवानी अधिकार मिल गया। तो अब जब इंग्लैंड में ब्रिटिश लोग बैठे हुए हैं, ब्रिटिश बैठे हैं, उनकी जो संसद है वो ये देख रही है कि कंपनी एक्चुअली में अब राजस्व भी वसूलने लगी है, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए कंपनी में अभी तक जितने भी कार्यकर्ता थे उनके वो दो काम संभालते थे। एक तो कंपनी संभालते थे, कंपनी को इतना ज्यादा फायदा नहीं होता था, इसलिए उनको ये अधिकार था कि वो अपना निजी व्यापार कर सकते हैं। इसलिए जो भी कंपनी में लोग थे निजी व्यापार में ज्यादा दिमाग लगाते थे, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी, जिसके चलते कुछ नियम कानून बनाए गए। उन नियम कानूनों में से और एक दूसरी चीज और है, ब्रिटेन की जो संसद है, अंग्रेज है, उनको ये लग रहा है कि अब कंपनी राजस्व वसूल है, कंपनी बहुत फायदे में जा रही है, क्योंकि कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। इसलिए उस पर नकेल कसने के लिए, अर्थात उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद एक कानून बनाती है जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब संविधान की कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए देखते हैं। तो पहला एक्चुअली में जो संवैधानिक विकास है इसको 2 चरणों में हम पढ़ेंगे। एक चरण फर्स्ट, ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे चरण सेकेंड अर्थात द्वितीय। जो चरण प्रथम होगा इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी के अधिनियम या कंपनी का शासन, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। बल्कि दूसरे चरण में जब 1857 आते आते जब कंपनी के नियम कायदे इतने सख्त हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गए, तो 1857 की क्रांति होती है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, जिससे फिर अब जो है पूरा कंट्रोल भारत में ब्रिटिश ताज अर्थात राजा या रानी का शुरू हो जाता है। इसलिए चरण 2 में हम पढ़ेंगे सम्राट
का शासन। सम्राट का शासन या साम्राज्य का शासन, जो भी होगा वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपनी के अधीन शासन आप बोल सकते हैं या ठीक है। चलिए, कंपनी का शासन, इसके 3-4 कुछ नियम है। जैसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पहले हम विधिवत जान ले, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय अगर यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम एक एक क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आता है 1781 में एक आता है अमेंडमेंट आता है, संशोधन अधिनियम आता है, जिसको सेटलमेंट भी बोलते हैं, सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, तो संशोधन अधिनियम, या इसी को आप बोल सकते हैं अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद आता है 1793 में आता है चार्टर एक्ट प्रथम। ठीक, फिर उसके बाद आता है 1813 में 1813 में जो आ रहा है, इसको बोलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, फिर आएगा 1833 में चार्टर एक्ट। फिर आएगा आपका 1853 में चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कंपनी के शासन में कुछ इस प्रकार से एक्ट आते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। कभी कभी यह डायरेक्ट पूछ लेता है, इनको क्रम से लगाए तो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो आप इस पर इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद सम्राट का शासन, ये 1853 तक चला कि इसमें क्या क्या हुआ, सारी घटना अभी हम विधिवत अध्ययन करेंगे। फिर सम्राट के शासन की अगर हम बात करें, तो सम्राट के शासन की अगर बात की जाए, तो यहां से शुरू होता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद 1892 भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, या इसी को भारत परिषद अधिनियम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 1919 में भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोल सकते हैं। इसको आप भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोल सकते हैं आप। ठीक है, वहीं पर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोल सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 1935 भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। कुछ इस प्रकार से हमें इन अधिनियमों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके किसमें क्या पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा और विधिवत तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहला जो अधिनियम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का अर्थ होता है नियंत्रित करना। अब सुनिए भाई, जब 1757 में प्लासी युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध के उपरांत ही जब संधियां हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के साथ रॉबर्ट क्लाइव की संधि होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का
दीवानी अधिकार मिल जाता है, अर्थात राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल रहा है कंपनी को। अभी तक कंपनी जहां सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रही थी, व्यापारिक अधिकार उसके हाथ में था, लेकिन अब कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार के साथ साथ दीवानी का अधिकार भी आ गया है। तो चलिए, इससे अब कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके चलते अब ब्रिटिश संसद भारत में इस कंपनी को कंट्रोल करेगी, अर्थात नियंत्रित करेगी, रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो इसलिए जो कंपनी के पर नियंत्रण कसने के लिए जो पहला अधिनियम आता है उसको बोलते हैं 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपको पता होना चाहिए, भारत में इस समय 3 प्रमुख अंग्रेज प्रांत हैं, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का शासन चल रहा है। बॉम्बे अर्थात बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। लेकिन अब एक दिमाग आप लगाइए कि बंगाल में ही क्यों सारा नियम कानून लगाया जा रहा, क्योंकि बंगाल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है भारत में उसमें, और बंगाल उस समय एक बड़ा प्रांत होने के साथ साथ बंगाल में सर्वाधिक दीवानी कहाँ शुरू हो गई, बंगाल से शुरू हुई। दीवानी को दीवानी का अधिकार मिला, इसलिए कंपनी ने सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया, कहाँ पे लाए, बंगाल में लाए। इसलिए जो कानून या संविधान की जो शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान में, वो बंगाल से हो रही है। तो इसी के साथ हम देखते हैं, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अभी तक जो गवर्नर होता था भारत का, मतलब बंगाल का गवर्नर होता था, बम्बई का गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था। तो अब कंपनी ने क्या किया, गवर्नर की जगह एक पद नियुक्त किया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वो पद है गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या पद बनाया, गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल कहा, बंगाल का, और इस गवर्नर जनरल के अधीन दोनों प्रांतों के गवर्नर कर दिए। कौन कौन से, बम्बई और मद्रास। इन दोनों प्रांतों के गवर्नर अब गवर्नर जनरल के नीचे काम करेंगे, उसके अंदर काम करेंगे, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस प्रकार अब गवर्नर जनरल का बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास पर भी उसका अधिकार है। इसलिए अब ब्रिटिश संसद से या ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए बम्बई और मद्रास के गवर्नर नहीं जाएंगे। कौन आएगा, इनको रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को। इस प्रकार से पहला काम क्या हुआ, गवर्नर का पद क्या हो गया, गवर्नर जनरल में बदल गया। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए, पहला गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है। तथा अंतिम गवर्नर कौन है बंगाल का, वो है वारेन हेस्टिंग। क्योंकि वारेन हेस्टिंग की जो टाइमिंग है वो आके शुरू हो जाती है 1771 से शुरू हो, 72 से शुरू हो जाती है। ठीक है, और 72 से लेकर 84 तक इसकी टाइमिंग रहती है। और इसी के तहत 73 में एक्ट आ रहा है, जिसके वजह अब गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाएगा। दूसरी चीज और एक, यहाँ पर कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने नकेल कसी। क्या नकेल कसी, कि यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे थे कंपनी के, उनको ज्यादा फायदा, ज्यादा वेतन न होने के कारण उनको निजी व्यापार करने का भी अधिकार था। इस प्रकार से कंपनी ने कहा, अब कोई भी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में निजी व्यापार नहीं करेगा, कंपनी के लिए काम करेगा सिर्फ और सिर्फ, और अपना कोई निजी व्यापार नहीं खोलेगा। क्यों, क्योंकि जब निजी व्यापार लोग चालू कर देते हैं तो कंपनी पर ध्यान कम देते हैं, अपने है फायदा सोचते हैं। इसके साथ साथ भारत में किसानों से उपहार लेने का भी मनाही कर दी गई यहाँ पर। तो दो चीजें, पहली चीज तो निजी व्यापार बंद कर दिया गया, निजी व्यापार बंद कर दिया गया। साथ ही साथ और क्या किया गया, किसानों से उपहार लेना मना कर दिया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला, साथ ही यहाँ पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय बम्बई में,
सॉरी कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में, ठीक है। इस सर्वोच्च न्यायालय, अब क्वेश्चन यहाँ दो प्रकार से बनता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत गठित किया गया, ये पारित किया गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पारित किया गया। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई, इसका गठन कब किया गया, तो इसकी स्थापना जो की गई है वो 1774 में की गई। कब की गई, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता अर्थात फोर्ट विलियम में की गई। ठीक, इसका यहाँ से बहुत ही प्री क्वेश्चन आयोग का है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। चीफ जस्टिस थे इलियाज इम्पे साहब। इस सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की समिति थी वो थी 4+1 या 1+4। 1 जो है चीफ जस्टिस है और बाकी 4 जज होंगे। टोटल सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की बेंच थी 5 जजों की बेंच थी, कमेटी। ठीक है, तो ये 1773 के पॉइंट कुछ 3 प्रमुख पॉइंट हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया। अब दूसरा पॉइंट, पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का, वारेन हेस्टिंग बना। प्लस निजी व्यापार और किसानों से उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता में 1774 में की गई। किस एक्ट के तहत, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इसके पहले जज चीफ जस्टिस रहे हैं इलियाज इम्पे। कौन रहे हैं, इलियाज इम्पे। दूसरा पॉइंट, 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं बंदोबस्त अधिनियम, या इसी को बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट। तो कब आया, 1781। इसमें जिससे क्वेश्चन बहुत कम बनता, लेकिन आप जान लीजिए, आप पढ़ ही रहे हैं क्लास, तो इसका सबसे पहला काम यह था कि इसके तहत यह तय किया गया कि न्यायालयों में जो भी सुनवाई होगी, हिंदुओं की सुनवाई के लिए हिंदू जज होगा, मुसलमानों की सुनवाई के लिए मुसलमान जज होगा भारत में। ठीक है, दोनों की सुनवाई के लिए अलग अलग जज नियुक्त किए गए। साथ इसमें यही एक पॉइंट रहा है। तीसरा नंबर अगर देखा जाए, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां रह गई हैं, जो भी कमियां रह गई हैं, उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्यों, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है उसमें यह भी कहा गया है कि ये अब अधिकार जो है, कंपनी को अधिकार, ब्रिटिश संसद जो कंट्रोल कर रही है, उसने ये कहा है कि अब कंपनी को 20 साल का व्यापार करने का और अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार से अगला कब आना था एक्ट, 1793 में, लेकिन आया कब, 1784 में। तो 1784 में जो आ रहा है, इसके कुछ पॉइंट हैं। इसमें पहला पॉइंट आप यही है कि सबसे पहला पॉइंट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी खामियां या कमियां उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके तहत जो ब्रिटेन है, कौन, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद है। अब ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को कंट्रोल तो किया, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इसको कंट्रोल करने के लिए संसद ने क्या किया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चला कौन रहा था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहा निर्देशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे थे। कौन चला रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको बोलते हैं निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे थे। ठीक है, इसलिए कंपनी को ये लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हमने कंपनी को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो निदेशक मंडल, इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ काम किया जाए। इसलिए संसद जो है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब इनको कंट्रोल करने के लिए आती है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का निर्माण करती है, का गठित करती है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको कंट्रोल करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 6 सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों को ही कमिश्नर बोला जाता था। कमिश्नर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कमिश्नर बोला जाता था। इन 6 में से 2 जो है वो ब्रिटिश संसद के ही सदस्य होते थे। 2 क्या होते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होते थे या मेंबर होते थे। बीपीएम ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर होते थे। 6 में से 2, बाकी 4 अलग अलग क्षेत्रों से चुन लिए जाते थे। ठीक है। तो अब देखिए कंपनी ने क्या किया। पहले कंपनी ने ब्रिटेन ने क्या किया, वहां की संसद ने 1773 में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं। लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में कंट्रोल कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, जिसको निदेशक मंडल बोलते हैं। लेकिन इस कोर्ट ऑफ कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया, संगठन किया, बीसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों को कमिश्नर बोला जाता है। और इन कमिश्नर्स में जो 6 सदस्य हैं, ये 6 सदस्य में से 2 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। क्लियर? आगे बात समझ में? आगे अगला जो एक्ट आएगा वो आएगा हमारा 1786। सुन लीजिए इसका काम क्या है। एक्चुअली में जब 1784 में वारेन हेस्टिंग भारत से इंग्लैंड गया तो 1784 में ही कॉर्नवालिस को बुलाने की बात है, क्योंकि कॉर्नवालिस भारत आने से पहले अमेरिका में था, अमेरिका में कंट्रोल कर रहा। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने 2-3 रीजन और है। पहला रीजन एक ये था कि कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया था, तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए 1773 का हटाया था। इसके पीछे एक कहानी और है। 1773 में ही अमेरिका आजाद हो जाता है, इनके चंगुल से छूट जाता है, इनकी गुलामी समाप्त हो जाती है। ठीक, अर्थात इनका कंट्रोल समाप्त हो जाता है, अमेरिका की गुलामी समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसा एक बड़ा भूभाग क्षेत्र छूट जाता है, जिसके वहां से जो राजस्व आता था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से अब इन्हें भारत कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करने को, राजस्व कलेक्ट करना ही है, तो इसलिए भारत पे कंपनी पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसलिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लाना और जरूरी हो जाता है। तो 1784 का फिर साइन एक्ट आता है। अब 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं 1786 के, जान लीजिए, भारत सरकार अधिनियम, या इसी को बोलते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें कुछ खास नहीं, तब थोड़ा यह है कि जब कॉर्नवालिस को भारत में आने के लिए बात की गई, तो कॉर्नवालिस एक्चुअली में काम क्या करता है। कॉर्नवालिस ने कहा ठीक है हम भारत जा सकते हैं। कॉर्नवालिस ने भारत आने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हम भारत में नहीं जाएंगे। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस समय पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में गवर्नर जनरल का पद सबसे प्रमुख पद था, और इस पद को प्राप्त करने के लिए लोग सपने देखते रहते थे, काश ये पद मुझे मिल जाए, काश ये पद मुझे मिल जाए ब्रिटेन में। लेकिन कॉर्नवालिस को जब ये पद ऑफर किया गया, उसने ठुकरा दिया। उसने कहा नहीं, मैं गवर्नर जनरल एज ए दीवान के रूप में नहीं जाऊंगा, केवल गवर्नर जनरल, मेरे पास को सेनापति का अधिकार था, कमांडर इन चीफ का भी अधिकार दिया जाए मुझे, तभी मैं जाऊंगा भारत। इसलिए 1786 का एक्ट आता है, जिसमें कमांडर इन चीफ का जो अधिकार है वो भी गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब 1786 में आएगा कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ही तो भारत में बंदोबस्त प्रणाली शुरू करता है। क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस को ये लगता है कि कोई ऐसी हम पद्धति चलाए भारत में जिससे चाहे सूखा पड़े, चाहे अकाल पड़े, चाहे आग लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन राजस्व आना बंद न हो। तो उसने दिमाग लगाया, अब बंदोबस्त प्रणाली चालू कर दी, सेटलमेंट एक्ट लगा दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से भारत में जो जमींदार थे उनको उसने उनको संपर्क साधा, और जमींदारों को भी कंपनी से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कंपनी एक बढ़ चढ़ रही थी भारत में, जिस प्रकार से बंदोबस्त प्रणाली खूब फली फूली, और इसके तहत जमींदार चाहे सूखा पड़े,
चाहे आग लगे, कुछ भी हो जाए, राजस्व कलेक्ट करके लाते थे, क्योंकि उसका 1/11वां भाग उनको मिलता था। किसको? 1/11 वसूला जाता था, 1/11 में 1/10वां भाग कंपनी को दिया जाता था और 1 भाग जमींदार को मिलता था। इस प्रकार से ये सब बंदोबस्त प्रणाली थी। फिर उसके बाद आता है 1793 चार्टर एक्ट। पहला चार्टर एक्ट आ रहा है। 1773 में जब आया था तो कंपनी को 20 साल का लाइसेंस मिल गया था काम चलाने के लिए भारत में। लेकिन अब फिर से चार्टर एक्ट आ गया, अब फिर से 20 साल के लिए अधिकार मिल जाएगा। तो 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ खास चीजें नहीं यही है कि जो कमांडर इन चीफ का राइट्स गवर्नर जनरल को दिया गया वो स्थायी कर दिया गया, यानी आगे आने वाले गवर्नर जनरल जितने भी आगे उनको भी गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ अर्थात सेनापति का अधिकार भी होगा। राजस्व के साथ साथ सैन्य अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। उसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट आता है वो आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसकी 2 बातें जरूर याद रखिए, बहुत पूछाता है। पहला कि यहाँ पर कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चाय का एकाधिकार चीन के साथ रखा, बाकी सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया कंपनी ने। किसके साथ सिर्फ एकाधिकार रहेगा कंपनी का? चाय का एकाधिकार चीन के साथ रहेगा। दूसरी चीज, यहां पर भारत में ईसाई मिशनरियां क्या होती, मिशनरी क्या होते जान लीजिए। ईसाई मिशनरी को छूट दी थी कि भारत में हिंदू धर्म के हिंदुओं को उनका परिवर्तन ईसाई धर्म में कराया गया। मिशनरी का तात्पर्य होता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार अगर आप देश के बाहर कर रहे हैं, किसी भी धर्म का, अगर आप मुस्लिम धर्म से बाहर प्रचार करें तो आप मुस्लिम मिशनरी कहलाएंगे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हिंदू मिशनरी कहलाएंगे। देश के बाहर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति मिशनरी कहलाता है। ठीक है, तो इनका काम, इनको क्या कहा गया मिशनरियों को कि आप भारत में धर्म परिवर्तन कराइए। बस यही वो पॉइंट है, यही वो चीज रीजन है जिसने 1857 की क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चला भारत में, तो उसमें जब अंग्रेजों ने रेड किया, गाइड किया, तो उन्होंने पाया कि आप हिंदुस्तान को लूट लीजिए, उनको मारिए, उनको कूटिए, लेकिन उनके धर्म के साथ खिलवाड़, उनके धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिसकी वजह से अब कंपनी ने कसम खा ली थी 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि अब कंपनी तो खत्म हो गई, सारा अधिकार ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गया, सम्राट साम्राज्य के पास पहुंच गया। तो उन्होंने कसम खा ली कि अब हिंदुस्तान में अगर शासन करना है तो इनके धर्म, इनके धार्मिक आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात समझ गई। प्लस यहीं पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए, इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रति वर्ष, ठीक है, पर ईयर 1 लाख रुपया दिया जाएगा शिक्षा के लिए। पर ईयर 1 लाख रुपया अंग्रेजी शिक्षा के लिए। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपया की बात की गई, ये 1813 में दी नहीं गई है, ये 1823 से शुरू होती है। कब से? 1823 से शुरू होती है। और वहां पर भी एक समिति का गठन किया जाता है जिसके तहत 1 लाख रुपए का अनुदान देना शुरू किया जाता है। तो 1813 का चार्ट है। अब यहाँ पर फिर से कंपनी को 20 साल का व्यापार करने का अधिकार मिल जाएगा। अर्थात ये एक प्रकार का लाइसेंस होता था कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, जो कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश के राजा या रानी देते थे। आगे बात समझे। अगला चार्टर एक्ट आएगा 1833। 1833 चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को लेकर बात की गई है। इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। जहां पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या किया इसने? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है। कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल भारत का होता है। दूसरी चीज और आप जान लें, यहाँ पर पहली बार यह कहा गया कि अब कंपनी में काम करने के लिए या किसी भी प्रकार से कोई भारतीय काम करता है तो उसको जन्म स्थान, उसके वंश, उसके वर्ण और उसकी जाति के आधार पर या रंग के आधार पर उसको अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जन्म स्थान अर्थात बर्थ प्लेस, वंश, जाति और रंग के आधार पर उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यहीं पर सिविल सेवाओं में ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के कारण इसको समाप्त, उसको वापस कर लिया गया। ठीक है, तो बात की गई ना कि जन्म स्थान, वंश, रंग और जाति या धर्म के आधार पर जो अयोग्य नहीं घोषित किया, ये है धारा 87 के तहत। धारा 87 के तहत ये बात की गई। साथ ही कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, सिर्फ और सिर्फ अब उसको भविष्य के राजनीतिक अधिकार पे ही काम करना था। 1833 चार्टर एक्ट। अब आएगा 1853। अब फिर यहाँ पर 20 साल के लिए कंपनी को काम करने के लिए अधिकार मिल जाएगा। 1853 का जो बात यहाँ पर वापस कर ली गई थी, कौन सी? ओपन कंपटीशन के सिविल सेवाओं में। सिविल सेवाओं में किसी प्रकार की प्रतियोगिता, किसी भी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता होगी, वो बात यहाँ पर मान ली गई 1853 में, खुली प्रतियोगिता। ठीक है, आगे बात समझ में। प्लस यहीं पर पहली बार ये हुआ कि भारतीय को सिविल सेवाओं में भर्ती होने के लिए इंग्लैंड जाना होगा पेपर देने। इस प्रकार पहले भारतीय, कौन? पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा में जिनका सिलेक्शन हुआ वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में। कब होता है? 1863 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? आगे बात हिंदी समझ में आगे। फिर यहीं पर 1853 पे सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल होना, प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अवसर मिलता है और अपनी योग्यता के साथ लोग भर्ती भी होते हैं। लेकिन भारत में 1919 अधिनियम के तहत अब यहीं से ये शुरुआत, ये मांग शुरू हो जाएगी कि सिविल सेवाओं की परीक्षा हिंदुस्तान में कराई जाए, जिसकी ये मांग पूरी होती है 1919 के अधिनियम, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। वहीं पर ये शुरुआत होती है कि भारत में सिविल सेवाएं की परीक्षा शुरू कर दी जाती है भारत में। ठीक है, तो ये रहा भारत में संवैधानिक विकास का प्रथम चरण, जिसे कंपनी का शासन का हमने अध्ययन किया है। ठीक है, इस प्रकार से आज के लिए इतना है। आपको लेक्चर कैसा लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि फ्री की चीजें जो प्रोवाइड मिलती हैं तो लोग उनकी अहमियत क्या समझते हैं। लेकिन आपसे कोई फीस तो ली नहीं जा रही, सिर्फ आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना, ताकि कुछ लोगों के पास और पहुंच सके। और यही हमारे मोटिवेशन का एक मार्ग है। हम मोटिवेट कैसे होंगे, इसका यही एक उपाय है। तो प्लीज आज सभी लोगों को लगातार कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहें। इसके लिए आप कमेंट के माध्यम, इसलिए आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।